गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत टाइम के बाद आज फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्लासेस। तो हमने आगे सीड का एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। सीड में हमने बाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आज हम सीड में उसका किस तरह से जर्मिनेशन होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या है, फिर हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन क्या है, और फिर उसमें बाद में सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और नेचर इसमें क्या मदद कर सकती है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका हम मुआयना करेंगे। ठीक है, तो पहले सीड जर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए। तो सीड जर्मिनेट कैसे होती है ये समझ लेते हैं। सीड में पहले जब भी पानी लगता है तब उसको इनबिबिशन बोलते हैं। वहाँ पे पानी एडजॉर्प्शन मतलब चिपकता है उसके ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ही पानी ऊपर लगता है, चिपकता है, तो उसके अंदर पानी थोड़ा सा पेनेट्रेट करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उसका सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही सीड कोट रप्चर होता है तो दो चीज़ इसमें साइमल्टेनियसली होती है। एक तो O2 का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और दूसरा पानी का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। पानी भी अंदर जाने लगता है, H2O भी अंदर जाने लगता है। अभी दोनों अंदर जाने से फ़ायदा क्या होता है तो O2 बाद में देखेंगे। पहले H2O माने पानी अंदर जाने से उसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका होता ही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वो एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। अभी कौन से एंजाइम्स चाहिए उसको, जिस तरह से उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है उसी तरह से चाहिए। मतलब अगर प्रोटीन है तो प्रोटीएज चाहिए, अगर उसके पास ऑयल यानी कि फैट है तो लाइपेज चाहिए, अगर उसके पास स्टार्च है तो एमाइलेज चाहिए। ये सारे को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो ये सारे एंजाइम स्टार्ट होते हैं और O2 के हेल्प से ATP सिंथेटिक स्टार्ट होता है और फिर बाद में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन माने रेडिकल का बार जब निकलना स्टार्ट हो जाता है उसको हम जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए क्या क्या फैक्टर लगते हैं ये देखते हैं। तो आप टॉम एंड जेरी वाला टॉम याद रख लीजिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। मतलब T माने टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ज़्यादा कम नहीं चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। और कोई कोई सीड को तो कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, इसको वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। जिसको लो टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, वर्नेलाइजेशन। ये कोई कोई सीड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा O यानी ऑक्सीजन, तीसरा है M यानी मॉइस्चर। मॉइस्चर का वर्ड आप अच्छी तरह से समझ लिए। मॉइस्चर यानी पानी, मतलब पानी में डुबाना नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट आगे भी लोअर क्लास में कर चुके हैं कि पानी अगर ज़्यादा डूब गया है इसके अंदर तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो मॉइस्चर मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको, पानी में डुबाना नहीं है। तो ये 3 एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी हो गए। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसका एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए, सीड वायबल होना चाहिए। ये दोनों तो होना ही चाहिए, एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होना चाहिए और ये वायबल होना चाहिए। ये इसकी इंटरनल फैक्टर्स है जिस पे वो जर्मिनेशन पे डिपेंड करता है।
तो ये हो गई बात हमारे सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। अभी हम देखते हैं कि एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। आपने ये लिख लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अभी देखते हैं कि एपीजियल, एपी माने ऊपर से, जीएल यानी कि जिसको ग्राउंड या जमीन, भूमि, कुछ भी बोल लो। एपीजियल माने ऊपर से, हाइपो माने नीचे से। तो हम दो टाइप का जर्मिनेशन देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होता है। मतलब दोनों में उसका जो चीज़ बाहर निकलेगी उसके हिसाब से पहले अपीयरेंस कौन करता है, इसके हिसाब से एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन बनता है। तो नॉर्मली ये एपीजियल जर्मिनेशन डाइकॉट में होती है, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकॉट में होती है। एक ओ ज़्यादा है, ठीक है, निकाल देना भाई साहब। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें कि जैसे ही ये आपने एक सीड ग्राउंड में डाल दिया, जो हमने पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया था वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक तरफ से प्लूम्यूल, एक चीज़ तो हमने आगे देख लिया था कि ऊपर होता है प्लूम्यूल, फिर होता है उसका एपिकोटाइल, फिर यहाँ नीचे पे होता है हाइपोकोटाइल, और फिर होता है रेडिकल। तो इसका हम ये वाला सीड का पोर्शन छोड़ देते हैं। क्या होता है कि जैसे ही इसको ये लेवल पे हमने सीड डाला हुआ है, ये लेवल पे डाला हुआ है, तो जैसे ही इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट, एम्ब्रियो उसको डेवलप स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही उसको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका जो हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इलोंगेट होते होते इस तरह से बाहर निकलेगा। अभी थोड़ा सा ही हमने ड्रॉ किया है, अभी ये वाला ही लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जैसे ही ये नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल जैसे ही डेवलप होता है, सीड को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देगा ऐसे, और जैसे डेवलप होगा ज़्यादा तो ये ज़मीन से बाहर निकलेगा, और ये हाइपोकोटाइल है, और इसके साथ यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे प्लूम्यूल है, और ये बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो हाइपोकोटाइल बढ़ता जाता है, सीड को ऊपर की ओर पुश करता जाता है, और ये हाइपोकोटाइल बढ़ने की वजह से ये जो सीड है, जो जर्मिनेशन, ये जो आप पहला वाला जो पौधा देखते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। और मोनोकोट में क्या होता है, हम इसके सीड है इसको थोड़ा डीप रखना पड़ता है, क्योंकि ये वाला बीज के साथ, सीड के साथ बाहर निकलता है, तो बर्ड्स है वो सब खा जाएंगे। तो इसको थोड़ा 4-5 इंच डेप्थ में रखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे ही ये हाइपोकोटाइल स्टार्ट हो जाएगा बनने के लिए, और ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा, दैट इज़ एपिकोटाइल। तो ये एपिकोटाइल बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आपको बेबी प्लांट में स्टार्ट हो जाएगा बनना। और ये थोड़ी देर के बाद ये डिजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये मोनोकोट है। यहाँ पे आपको फाइब्रस रूट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे रेडिकल आएगा, ये वाला यहाँ पे प्लूम्यूल आएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो बाहर जो बेबी प्लांट आपको दिखता है, दैट इज़ ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल।
जबकि एपिजियल जर्मिनेशन में इट इज़ ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। तो ये खास डिफरेंस है। फार्मर्स को शायद पता हो न हो, पता नहीं, लेकिन ये नॉर्मली जब मोनोकोट डालते हैं तो थोड़ा ही डेप्थ में डालते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो ये बेबी प्लांट बाहर निकलने से पहले मर जाएगा। इसको थोड़ा डेप्थ में इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली सीड को पुश कर देंगे और बाहर निकलने के टाइम उसका जो फूड मटेरियल है कम्प्लीटली यूज्ड अप होना चाहिए। अगर यूज्ड अप नहीं है तो स्क्विरल है, बर्ड्स है वगैरह खा जाते हैं। तो ये हुई हमारी हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन की बात। अभी कोई सीड इतनी जिद्दी होती है कि उसको जर्मिनेट नहीं होना है, तो उस सीड को हम क्या बोलेंगे? तो डोरमेंट सीड बोलेंगे। डोरमेंट का डेफिनेशन ये है कि इंस्पाइट ऑफ सारी उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसके पास मॉइस्चर है, उसके पास ऑक्सीजन है, सारी कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होती है, तो उस टाइप की सीड को हम डोरमेंट सीड बोलते हैं। और डोरमेंट सीड का पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। तो पहले पानी अंदर जाना चाहिए। अगर सीड के पास उसका जो कोट है इम्परमिएबल है, मतलब अगर पानी जा नहीं सकता, परमिएबल है, पानी जा नहीं सकता, इस टाइप का सीड कोड है, तो फिर प्रॉब्लम, यानी कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। हार्ड है तभी भी ये प्रॉब्लम आता है कि पानी अंदर नहीं जा पाएगा। तीसरा, इसके पास उसका एम्ब्रियो फुल डेवलप्ड नहीं है, ये भी हो सकता है। चौथा, उसके पास कोई इनहिबिटर्स माने के जो ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, मतलब ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, इस टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं। पांचवा, टेम्परेचर है। तो कोई सीड को एक बार तो लो टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, जिसको हमने आगे देख लिया, इसको हम वर्नेलाइजेशन बोलते हैं, ये करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम अगर डोरमेंसी में आती है तो इसका कुछ इलाज भी तो होना चाहिए। तो नेचर ने इसका इलाज क्या किया है? तो पहले नेचर ने क्या इलाज किया है और हम क्या कर सकते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। तो नेचर ये दोनों के लिए क्या करती है? अगर इम्परमिएबल सीड है तो सीड बाई चांस अगर कोई बर्ड या एनिमल खा लेता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वह एंजाइम्स की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होने की वजह से वो इम्परमिएबल हो जाता है, तो फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल में जाके वो सॉफ्ट हो जाता है। दोनों केस में ये हार्ड होता है, तो ये भी ये एसिड में एनकाउंटर करता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर बाद में वो पानी लेने के लिए वो सक्षम हो जाता है, यानी कि कैपेबल हो जाता है। दूसरा, एम्ब्रियो अगर डेवलप नहीं है तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उसको फूड मटेरियल मिलता जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप। टाइम इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। इनहिबिटर अगर इसमें प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, टेम्परेचर है, हीट है, टेम्परेचर है, जैसे जैसे पास होता जाएगा वो इनहिबिटर्स वो ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे और डोरमेंसी ख़त्म होती जाएगी। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे ही विंटर पास ऑन होता है, बहुत सारी सीड को एक बार लो टेम्परेचर में लाना पड़ता है, तो जैसे ही विंटर सीज़न पास ऑन होता है, एक बार लो टेम्परेचर में आ गया तो इसकी भी डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है। तो ये जैसे ही नेचर में विंटर की सीज़न पास हो गई तो डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैन्युअली क्या कर सकते हैं? तो मैन्युअली ये दो चीज़ का इलाज ये है कि इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन माने स्कैरिफिकेशन यानी सीड कोट को थोड़ा सा परमिएबल बना देना, या हार्ड है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट बना देना। स्कैरिफिकेशन यानी रब करना ही होता है। तो पहले तो केमिकली पॉसिबल है, तो केमिकल में ये एंजाइम्स डाल सकते हैं हम, या तो एसिड डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं
केमिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल भी होती है, पानी में भिगो देते हैं, फार्मर्स लोग पानी में सीड्स को भिगो देते हैं और फिर बाद में उसको रब करते हैं कोई गनी बैग या हार्ड सरफेस के साथ। तो एक मैकेनिकल है और ये एक दूसरा एम्ब्रियो। जैसे टाइम पास होता जाएगा वो डेवलप होता जाएगा, तो ये टाइम ही ओनली सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। एंजाइम्स, अगर इसके दूसरा एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एंजाइम है, जेब्रेलिक एसिड है, तो हम उसमें ट्रीट करके उसको एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं। यस, इसको भी हम जैसे टेम्परेचर और हीट बढ़ा के इसका इनहिबिटर को हम ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। इसको 2 या 3 वीक में लो टेम्परेचर पे सीड को रख के हम इसको वर्नलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो करके हम सीड की डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा सीड का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्रूट में जाएंगे और आगे जो फैमिलीज़ है, इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 फैमिली दी हुई है, हमको सिर्फ और 7 या 8 फैमिली करेंगे। So see you in the next video lecture. Thank you very much.